इन जी सब जी। लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इतने पढ़े लिखे लोग होके बुज़दिली की आखिरी इंतहा तक पहुंचकर ये डायलॉग करने जा रहे हैं उनसे। क्या मोहन भागवत साहब से डायलॉग करके उनको कुछ समझाया जा सकता है? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये सिर्फ बुज़दिली की बुनियाद पर सिर्फ और सिर्फ कुछ ये बता के ये इसलिए गए कि हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए, और दूसरा, अगर कोई ज़मीर फरोशी की वजह से कोई स्थान मिलता है कुछ, तो सरकार में या कहीं हमें भी, एक केरल के गवर्नर साहब तो हैं, इतनी चमचागिरी करके उन्हें आज कम से कम एक गवर्नर बना दिया, हालांकि उससे मुस्तहिक नहीं है किसी भी हालत में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको जानकार लोगों से मिलवाते हैं। इस बार सीनियर वकील महमूद प्राचा साहब से काफी गैप के बाद में मुलाकात हो पा रही है, क्योंकि वो इतने मसरूफ रहते हैं, इतने केसेस मुख्तलिफ लोगों के, दलितों के और सिखों के और मुख्तलिफ आमतौर पर जो जिन लोगों को लगता है कि महमूद प्राचा जिस तरह से टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर अपनी खिदमात दे रहे हैं लोगों को, और बगैर किसी लालच के, बगैर कमजोरों की मदद कर रहे हैं, उसमें जाहिर है वक्त निकालना निस्बतन जरा मुश्किल होता है। लेकिन आज हमें कामयाबी मिल गई कि उनसे वक्त ले लिया जाए। इस वक्त जो हम बात करेंगे वो चूंकि सेव कॉन्स्टिट्यूशन, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के कन्वीनर भी हैं, और दलितों के साथ, और दलित माइनॉरिटीज, SC ST, उन पर खास तौर पर तवज्जो देते हैं काम करने के लिए। एक मामला आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। डॉक्टर रितु सिंह जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने शिकायत की है कि उन पर उनको एक तरह से एक भेदभाव के तौर पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, और उनको जो अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। प्रिंसिपल पर इल्जाम है कि उसने एक खास सोच की वजह से, चूंकि उन्होंने ये भी शिकायत की है कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और कुछ लोगों को हकूक दिलवाने में वो पेश रहती हैं, कोशिश करती हैं, वो प्रिंसिपल को बात पसंद नहीं है। उस पर बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन की बात चल रही है। उधर यूपी में रायपुर शाहबाद का एक वाकया आया है कि सरकारी स्कूल में बच्चों ने दलित के हाथों से बना खाना खाने से इनकार कर दिया है। एक और जो एक बड़ा वाकया पूरे हफ्ते आप देखते रहे, PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उस पर नकेल कसी है, 5 साल की पाबंदी लगाई है, बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया है, और UAPA के अंडर यह कार्रवाई की जा रही है। UAPA एक ऐसा कानून है जिसमें बहुत लोगों को सियासी वजह से भी पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, मुकदमे चले हैं। महमूद प्राचा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि डॉक्टर रितु सिंह का आप उनका मुकदमा देख भी रहे हैं, उनको जो हक नहीं मिल रहा उसके लिए आप लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं उसी पर बात करना चाहूंगा कि आखिर क्या कुछ है जो आप महसूस कर रहे हैं इस मुकदमे को करते हुए। देखिए, ये जो मुकदमा है वो मनुवादी मानसिकता का एक जीता जाता ऐसा उदाहरण है, जिस मानसिकता की वजह से और जिस बेईमानी की वजह से, जिस हकमारी की वजह से रोहित वेमुला, पायल तडवी और अभी एक जम्मू के प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब को खुदकशी करने पे मजबूर होना पड़ा, वही उसी मानसिकता का एक जीता जागता उदाहरण है। दौलत राम कॉलेज जो है एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसकी प्रिंसिपल जो हैं मनुवादी मानसिकता वाले बैकग्राउंड से आती हैं, और उनको डॉक्टर रितु की जो बात नापसंद आई या जिस वजह से उनकी नाराजगी है वो ये है कि डॉक्टर रितु उनसे और बाकी टीचर्स से ज्यादा समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, और उनसे ज्यादा प्रेजेंटेबल नजर आती हैं हर तरीके से, अपने हाव भाव में या रहन सहन में, हर तरीके से। उनको देखकर जो मनुवादी मानसिकता के टीचर्स हैं या लोग हैं, उनको एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस होता था। एकलव्य की एक कहानी का कॉन्सेप्ट है कि एकलव्य, क्योंकि उस समय महाभारत के समय
सबसे अच्छा धनुर्धर था, यानी कि योद्धा थे वो। तो उनसे उनका अंगूठा मांग लिया गया, छल कपट से उनका अंगूठा ही ले लिया गया, ताकि जो उनके बराबर टैलेंटेड नहीं थे वो दुनिया में सबसे अच्छे साबित हो सके या सबसे अच्छे रह पाए, क्योंकि एकलव्य के रहते हुए बाकी कोई भी उनके बराबर था ही नहीं दुनिया। ऐसा ऐसा ये कॉन्सेप्चुअल एकलव्य की कॉन्सेप्ट है। वही उसका जीता जाता एग्जाम्पल डॉक्टर ऋतु है। उनके पास नंबर भी 68%। वो अपने टैलेंट से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी भी करके आई। अब उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिल रहा, तो 35 बच्चे जो कि पढ़ते ही नहीं है दौलत राम कॉलेज में, ऐसे बच्चों की कंप्लेंट लेके और ये दिखा के कि जिनको वो पढ़ा रही हैं उन्होंने कंप्लेंट की, उनको नौकरी से निकाला गया। ना सिर्फ निकाला गया, बल्कि उन इस बात की बुनियाद पर हाई कोर्ट में केस प्रिंसिपल साहिबा ने और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइल किए दौलत राम कॉलेज के। उसी बुनियाद पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब ने और प्रिंसिपल ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी में ये झूठे दस्तावेज लगा के डॉक्टर ऋतु को कानूनी तौर पे नुकसान पहुंचा। तो हमने इसकी बहुत ही मुश्किल से, बहुत जद्दोजहद के बाद एफआईआर कराई पहले तो, फिर पुलिस और जो प्रशासन है, जिसमें जो इलाके के डीएम होते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। एक तो पुलिस और ऊपर से जो आम आदमी पार्टी की सरकार है और बीजेपी की सरकार है, दोनों की सरकारों की। देखिए इस मामले में जहां मनुवादी मानसिकता को जो दूसरे लोग हैं उनको दबाने की बात आती है, तो पॉलिटिकल दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। तो दोनों ही लोगों ने डॉक्टर ऋतु के खिलाफ पूरी ताकत लगाई कि किसी भी तरीके से प्रिंसिपल को और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों को बचाया जा सके। लेकिन सबूत इतने ज्यादा थे, है ना, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन। इस वजह से पुलिस को मजबूरन चार्जशीट भी फाइल करनी पड़ी। चार्जशीट में क्या लिखा गया है? चार्जशीट में ये सब चीजें आई हैं कि प्रिंसिपल की मानसिकता ही मनुवादी थी और वो आदतन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ साजिशें करती थी और डॉक्यूमेंट फोर्ज करती थी पहले। ये चार्जशीट में निकल के आया और डॉक्टर ऋतु के खिलाफ भी उन्होंने डॉक्यूमेंट फोर्ज करके हाई कोर्ट में भी लगाए और नेशनल कमीशन में भी लगाए। इसके बावजूद भी जो एसीपी साहब इसमें आईओ होते हैं, उन्होंने जब अदालत में, हाई कोर्ट में उनसे पूछा गया कि आप इन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा हम गिरफ्तार ही नहीं करना चाहते। यानी कि इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं चाहते, ये नहीं पूछना चाहते कि किससे उन्होंने ये झूठे सिग्नेचर कराए, कितने और कागजात ऐसे झूठे बनवाए डॉक्टर ऋतु के और दूसरे लोगों के खिलाफ। तो ये डॉक्टर ऋतु का मामला है जिसमें मैं समझता हूं इस प्रकार से जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग होते हैं ना, एक तो टैलेंटेड होते हैं उनको तो मारा ही जाता है, एक्स्ट्रा टैलेंटेड जो लोग होते हैं जो अपने सामने सभी को बौना, उनके सामने सब बौने लगने लग जाते हैं, तो उनको भी साजिश करके, एक नॉर्मल जो स्टूडेंट होगा एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज का, वो बुनियादी तौर पे टैलेंटेड होगा और वो अपने दम पे ही आएगा, बावजूद इसके कि 90% सीटों पे मनुवादी मानसिकता के लोग बैठे हैं, वो घुसने ही नहीं देते कभी, बेईमानी करके। मतलब टैलेंट सबसे ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी में होगा, लेकिन ये साजिश करके, धोखा देके, बिल्कुल बेईमानी करके उनको रोकते हैं हर जगह। कुछ लोग रिजर्वेशन की बुनियाद पे अंदर आ पाते हैं, उसी की वजह से देश चल रहा है ठीक। नहीं तो जो बाकी लोग हैं, जो 90-95% सीटों पे बैठे मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट और नाकारा होते हैं। उसी की वजह से देश आज हमारा पिछड़ा हुआ है। तो डॉक्टर ऋतु की जैसे मिसाल है, 2700 सीटें इस तरह की, 2700 असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की हकमारी हो रखी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये बहुत 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 बड़ा, लोग जो सब बड़ा लांग कर भी आ गए, उनको झूठे डॉक्यूमेंट्स बना के निकालते। अच्छा प्राचार्य साहब, एक और वाकया उत्तर प्रदेश से सामने आया है। उसमें एक रायपुर शाहबाद एक जगह है, वहां सरकारी स्कूल में
दलित के बनाए हुए खाने को खाने से बच्चों ने इनकार कर दिया और वो इंस्पेक्टर पहुंचे तो उनको भी बच्चों ने कह दिया। तो और एक अजीब सी सिचुएशन है। जाहिर है उसकी भर्ती की गई होगी, एक प्रोसेस के जरिए आई होगी और रिजर्वेशन के जरिए, जिस जरिए से भी। तो इसमें आप क्या कुछ देख रहे हैं? ये बिल्कुल बचपन वो वक्त होता है जब हर एक लकीर दिमाग में बैठ जाती है बच्चे के। उस वक्त में वहां वो इस तरह की नफरत देख रहे हैं। अब आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कोई वन ऑफ द केस तो है नहीं, पहला केस नहीं है। ये तो रिपोर्ट कुछ लाखों में से एक केस हो जाता है। लेकिन रिपोर्ट भी आप लोग देख रहे होंगे तो उत्तर प्रदेश में से अभी कुछ महीने से ही कुछ इतने मामले ऐसे रिपोर्ट हो चुके हैं। अभी एक जगह मंदिर में जाने का फाइन लगा दिया कोई 60,000 रुपए। एक उनका कम्युनिटी का व्यक्ति मंदिर चला गया तो उसके ऊपर 60,000 रुपए का फाइन लगा। मगर जो सबसे बड़ी खतरनाक बात है कि वो माँ बाप किस मानसिकता के हैं। जो बच्चा एक मासूम होता है उसके जहन में बचपन से ही छुआछूत ठूस रहे हैं। वो माँ बाप देखिए ना, सोचिए क्या घिनौनी मानसिकता वाले। वरना बच्चे को क्या पता कौन छूत है कौन अछूत है, या कौन किस कास्ट का है, किस जात का है, किस मजहब का है, किस धर्म का है। ये माँ बाप के ऊपर जाती है बात। किस मानसिकता के माँ बाप हैं जो बच्चों को ये सिखा रहे हैं। तो बुनियादी बात यह है कि मनुवादी जो हैं वो अम्बेडकरवादियों से नफरत हजारों साल से करते आए, करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ये लोग मानसिकता ही इनकी गलत है, सोच ही गलत है। अच्छा, वोट लेने के वक्त पर, इलेक्शन के वक्त पर तो इन्हें सबको हिंदू कह दिया जाता है। ये मतलब किस तरह से लोगों में जागृति आए ताकि वो इलेक्शन और इलेक्शन के अलावा भी हर मौके पर अलर्ट रहें इन मनुवादी ताकतों से। आप उसको किस, चूंकि आपके बहुत सर्कल है, काफी लोग हैं जो दलितों से, SC ST से, उनके लीडर्स भी आपके राब्ते में। आप क्या मशवरा देंगे इन सभी लोगों को? देखिए, एक तो वो उनके और हम के नहीं है, हम सभी हम हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटीज के लोग, हम सब एक हैं। तो इसमें कोई वो और हम तो है ही नहीं। वो और हम तो मनुवादियों में और अम्बेडकरवादियों में है। वो हैं, हम हैं। तो एक तो ये बात मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। तो हमारे सबके दुख दर्द, हमारे सबके साथ मनुवादी जो धोखाधड़ी कर रहे हैं वो सब एक जैसी है। अलग अलग लोगों का, अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग तरीके से सत्ता पे कब्जा करके, सभी पोस्टों पे, ब्यूरोक्रेसी पे, जुडिशरी पे और लोकशाही पे कब्जा करके मनुवादी अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रुप्स के खिलाफ नफरत पैदा करवा रहे हैं। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मुस्लिम समुदाय के साथ जो हो रहा है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से आज भी मैं मानता हूँ कम हो रहा है। जो जुल्म ज्यादती हो रही है, हालांकि बहुत ज्यादा हो रही। तो उसकी मिसालें आपके सामने हैं कि जिनको हिंदू कहते हैं, वो जिनको अपना कहते हैं मनुवादी, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट करते हैं। वो कहते हैं छुआ नहीं, बचपन से छुआछूत उनके बारे में बोलते हैं। उनके बच्चे या कोई नौजवान मूछें रख लेता है तो मारते हैं, साइकिल पे चढ़ जाता है तो मारते हैं, घोड़ी पे चढ़ जाता है तो मारते हैं। और पुलिस जो है, इतना स्ट्रॉन्ग SC ST का कानून है। तो बहुत लोग ये कहते हैं ना कि माइनॉरिटीज के लिए बहुत मजबूत कानून आने चाहिए। तो कानून आने से कुछ नहीं होता है। SC ST कानून जो है वो बहुत मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद भी जुल्म सबसे ज्यादा उनके साथ हो रहे हैं। पुलिस कार्रवाई नहीं करती, सरकारी अधिकारी कार्रवाई नहीं करते। मैंने अभी एक इससे पहले डॉक्टर रितु का केस आपके सामने है ही, जिसमें ना DM ने ना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा उनके ऊपर ही दबाव बनाते हैं। यही मुसलमानों के साथ होता है। तो ये जो RSS और BJP की सरकार आ गई है ना, पिछली सरकार में भी मनुवाद था, बहुत मजबूती के साथ था, लेकिन वो खुलेआम नहीं करते थे। तो हमें मोदी जी का और मोहन भागवत जी का एक्चुअली धन्यवाद करना चाहिए कि लोग ये इतने ज्यादा जुल्म और पिटाई कर रहे हैं कि अब जो है लोगों को समझ में आ रहा है कि हमसे वोट लेने हैं सिर्फ इन्हें, और वोट लेके हमें
हिंदू कहना है या हिंदू जताना है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करके हमारे वोट लेना है किसी तरीके से 5 साल में एक बार, और फिर जैसे ही हमारे वोट जो हैं उसमें जाते हैं बॉक्स में या ईवीएम के माध्यम से वोट डलते हैं, उसके अगले सेकंड से हमारी पिटाई शुरू कर देते हैं, अगले 5 साल तक पिटाई करते हैं। ये समझ में आ रही है लोगों की बात, और इसी वजह से अब सरकार का पूरा ध्यान ईवीएम से घपलेबाजी करके धोखाधड़ी करके इलेक्शन जीतने का है। बाकी कोई इनके पास अब रास्ता बचा नहीं है, चारा बचा नहीं। अच्छा, आपने चूंकि आरएसएस का जिक्र किया और मुसलमानों का भी जिक्र किया, तो अभी हाल ही में एक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल अपने आप को कहते हैं, या मीडिया उनको इंटेलेक्चुअल कह रहा है, वो लोग मिले हैं और वो एक मस्जिद में भी गए हैं जिनके इमाम अपने आप को इमामुल अइम्मा कहते हैं, सारे इमामों के इमाम हैं वो, और वो मदरसे में भी गए। तो ये क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, या किसी और बड़े प्रोग्राम की तैयारी है मुसलमानों के खिलाफ ताकि ये लोग उनके लिए काम कर सकें? क्या कुछ इस तरह से देखते हैं आप इसको? वो किसके पास गए थे ये तो शायद आप उनका बैकग्राउंड नहीं जानते। वो तो एक जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं उन्होंने अपने जो आरएसएस के काउंटर पार्ट से उन्हें गिफ्ट किया है एक छोटा सा प्यादा। उनके पीछे इमामुल इमाम, उनके वालिद को भी आप जानते ही हैं। जी 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 जी। तो और उनके जो फादर ऑफ द नेशन है उनका बारे में तो बता ही दिया उन्होंने। जी जी। वो फादर ऑफ द नेशन जिसका ऐसा होगा तो वो तो मनुवादी बनने की चेष्टा कर रहे हैं कि शायद कुछ, और वो जिस जगह बैठे हैं वो गैर कानूनी कब्जे से है, वहां पे गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं, वहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज गैर कानूनी कर रहे हैं। तो अब जो चोर होगा वो जो उस वक्त की सरकारी व्यवस्था होगी कोई तो उससे मिली भगत करके ही तो सरकारी व्यवस्था में जी पाएगा, वरना उस सर्कल में मस्जिद के अंदर फिल्में बनाने का कारोबार बगैर ज़ायनिस्ट मदद के या आरएसएस की मदद के कर सकता है कोई? फिल्में बनाने के लिए मस्जिद के अंदर से फिल्में बनाने का कारोबार जो है वो वहीं से हो सकता है। तो ज़मीर फरोशी की जब तक इंतहा पे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन ये अपना बाप भी उन्हें कह के आरएसएस अपना क्या अपने पूरे देश का ही बाप बता के बचेंगे नहीं, ये मैं बता दूं, क्योंकि आरएसएस का ये स्ट्रैटेजी है कि किसी भी प्रकार का मुसलमान हो वो आतंकवादी होता है। आडवाणी जी ने कहा ना हर आतंकवादी, अब तो आडवाणी जी भी बहुत वो लगने लगे ना, इनका तो जो वो है कलर गहरा होता जाता है दिन ब दिन। तो उन्होंने ही कहा था कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। तो इनके भी दाढ़ी और टोपी है, तो ये भी काम आएंगे कुर्बानी देने के लिए। एक दिन जब मनुवादियों को इनकी कुर्बानी होगी तो इनकी कुर्बानी भी होगी। और मैं इनको बता दूं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी थे, सिर्फ मिलने गए थे वो मोहन भागवत जी से, 5 दिन के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो किसी गलत फहमी में ना रहे, मतलब अपना जमीर बेचे, खूब बेचे, हर एक को हक है। अमीर फरोशी और ईमान, जब ईमान से आदमी हट जाए तो उसकी तो स्काई इज द लिमिट। क्या मैं अगला सवाल करने से पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं तकरीबन 40 साल से जर्नलिज्म में हूं, 1983 से, और मैंने हिंदुस्तान में पूरे मुल्क में जितने लोगों से भी मैं मिला हूंगा, नेताओं से, लीडर से, सोशल एक्टिविस्ट से, ये अकेला उमैर इलियासी जिस इमाम का जिक्र आपने किया, ज़ायनिस्ट फोर्सेस ने प्यादा पेश किया है, ये अकेला आदमी है अभी तक मेरी नजर में जो इजराइल से अपने ताल्लुकात पर फख्र करता है, फख्रिया बयान करता है, इस लेवल पर वो पहुंचा हुआ है। खैर, अब जो मैं पूछना चाहता हूं वो ये जो 5 लोग मिले हैं जिनमें बज़ाहिर पढ़े लिखे लोग हैं, फॉर्मर एलजी हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक एडिटर हैं, इन लोगों की मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? ये आप थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं कि जमीर फरोशी का हक जो है आप महदूद कर रहे हैं, सिर्फ इसने दाढ़ी रख ली और टोपी कर ली और इमाम बन गया। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ इमाम का दर्जा कोई बालातर नहीं होता है।
इमामत नमाज तो कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी किसी गैदरिंग में आगे खड़े होकर नमाज पढ़ा सकता है, सब लोग बराबर हैं, अल्लाह की बारगाह में सब बराबर हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कोई कोई जिसको कहते हैं मोनोपोली सिर्फ इमामों की थोड़ी है ज़मीर फरोशी करने की, या जलालत की आखिरी इंतहा तक जाने की, बुज़दिली की और जलालत की आखिरी इंतहा तक जाने की कोई मोनोपोली थोड़ी है, कोई उनका एक अधिकार थोड़ी है सिर्फ रिलीजियस लीडर्स का ही, जो अपने आप को सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर बताना चाहते हैं और जबरदस्ती खुद अपने आप को इमामुल ईमान, पता नहीं क्या बता रहे हैं, इमामुल ईमान। जी, वो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजेशन के वो इमाम हैं, प्रेसिडेंट हैं, इसलिए मैं उनको अरबी जबान में इमामुल अइम्मा कह रहा हूँ। तो मैं इमामुल अइम्मा, जो अपने आप को इतना बड़ा फ्रॉड हो, जो अपने आप को इमामुल अइम्मा कह रहा हो पूरे मुल्क का, जिसके पीछे एक इमाम नहीं होगा कोई, जी, जो इतना बड़ा फ्रॉड है, जो इतना बड़ा फ्रॉड कर सकता है, तो सिर्फ उसी की थोड़ी है मोनोपोली फ्रॉड करने पे, तो ये लोग भी उसी कैटेगरी में हैं। इनको भी, क्योंकि इन लोगों ने, जो ये लोग हैं, इतने 2 नंबर के काम अपने पदों पे रहकर किए हैं, तो अभी आजकल तो एक ही चीज है ना, ईडी और सीबीआई, तो बजाहिर यही लगता है कि इन लोगों को भी अपनी जान छुड़ाने के लिए, ये सब मलाईदार पदों पे रहे हुए लोग हैं, तो माल तो इन्होंने भी कमाया होगा, तो अमित शाह साहब जो हैं वो तो सबका स्क्रू टाइट करते ही हैं, तो इन बेचारों का भी भागवत जी ने और अमित शाह जी ने स्क्रू टाइट किया होगा, तो अब जान बचाने के लिए उसी टोन पे डांस करेंगे जो वो चाहते हैं। ये लोग सोचते हैं, इनको भी मैं बता रहा हूँ, बचेंगे ये भी नहीं, तो हम जैसे लोग तो कम से कम इज्जत की मौत मरेंगे, ये बेइज्जती की मौत मरेंगे, मरेंगे हमसे पहले इंशाल्लाह, ये भी मैं बता रहा हूँ। ये बहुत ही बड़ी बात हम लोग तो लड़ते हुए मरेंगे, हमें पता है कि अमित शाह साहब हमें गोली मरवाएंगे, हमें पता है, क्योंकि जेल भिजवाने की तो कोशिश कर चुके, पूरी ताकत लगा दी, नहीं भिजवा पाए, तो अब वो गोली मरवाएंगे, उनका हमें पता है, कोई हमें शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हम लोग तो मुस्कुराते हुए जाएंगे ना, डरे हुए मुंह से नहीं जाएंगे, ये लोग डरेंगे फिर भी मरेंगे। तो बुनियादी बात वही है, शर्म आनी चाहिए, इन सब लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इतने पढ़े लिखे लोग होके बुज़दिली की आखिरी इंतहा तक पहुंचकर ये डायलॉग करने जा रहे हैं उनसे। क्या मोहन भागवत साहब से डायलॉग करके उनको कुछ समझाया जा सकता है? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये सिर्फ बुज़दिली की बुनियाद पर सिर्फ और सिर्फ कुछ ये बता के ये इसलिए गए हैं कि हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए, और दूसरा, अगर कोई जमीर फरोशी की वजह से कोई स्थान मिलता है कुछ, तो सरकार में या कहीं हमें भी, एक केरल के गवर्नर साहब तो हैं, इतनी चमचागिरी करके उन्हें आज कम से कम एक गवर्नर बना दिया, हालांकि उससे मुस्तहक नहीं है किसी भी हालत में, तो उसी में खुश है, उनकी तो जिंदगी बन गई, आखिरत का तो खैर पता नहीं किसी की भी, लेकिन उन्होंने तो गवर्नर बन गए ना। वो ख्वाब ले रहे थे वाइस प्रेसिडेंट के भी, लेकिन उतनी शायद औकात नहीं समझी गई उनकी, तो ये लोग भी ख्वाब ले सकते हैं कुछ भी। जी जी जी, तो ये बहरहाल बुनियादी बात ये है कि से एक तो सारी दुनिया जानती है ना, वो तो पहले गुलाम थे अंबानी के, उन्होंने उन्हें कई मलाईदार पदों पे रखा, एलजीबी बना के रखा जंग साहब को, तो वो तो गुलाम है ना अंबानी साहब के, तो अंबानी साहब खुद परेशानी में है, अब अडानी साहब ने उनको बहुत पीछे छोड़ दिया है, तो गुलामुल गुलाम जो है वो दूसरे आकाओं के पास तो जाएंगे ना, जो असली आका हैं, तो उनके पास जाके अंबानी साहब को छोड़ के अडानी साहब की चमचागिरी करने के लिए तैयार हो सकता है। इसलिए भी भागवत साहब को ये बताने गए हो जंग साहब को कि मैं तैयार हूं अपना अंबानी साहब को छोड़ के अडानी साहब के पास आने के लिए। ये बहुत ही अहम बात है, और आम लोगों को इतने पीछे का मालूम नहीं होता कि आखिर इसमें क्या क्या हो सकता है। जो बातें इशारों में भी और खुल करके भी कहीं प्राचा साहब ने, ये बहुत ही अहम है। ये जिनको लीडर बनाना चाहते हैं वो लीडर बनाते हैं मीडिया में, और फिर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अब से पहले और भी बहुत लोगों के साथ हो चुका है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट में जो ये इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन की बात है, वो क्या कुछ है, उसका थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि ऐसा वक्त है कि लोग जानकारी चाहते हैं कि क्या कुछ है, हालांकि उम्मीदें तो लोगों को बहुत कम हो चुकी हैं। देखिए, अगर जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है वो पूरी दुनिया को पता है, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बता चुके हैं, हमें तो उसी से अंदाजा लगता है कितना दबाव होगा। और जो इससे पहले वाले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अमेरिका तक जाके इस बात को,
तो हम लोग इसी बात का अंदाजा लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है, और अभी क्योंकि सत्ता में खुलकर मनुवादी हैं तो मनुवादी ताकतों का दबाव होगा। और स्वयं भी, क्योंकि ज्यादातर जजेस जो है मनुवादी बैकग्राउंड से ही आते हैं, मतलब सो कॉल्ड अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं। तो एक जो बचपन की सोच अभी आपने बताई ना, एक जो बचपन से जो सोच दी जाती है वो जुडिशियल पोस्ट पे आके कितनी डाइल्यूट हो पाती है, उसकी भी एक लिमिट है। ये भी एक सच्चाई है, वाकया है, इसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इसी वजूहत से पहले तो एक इंदिरा साहनी का केस है जिसने ये तय किया कि 49 मतलब 50% से ज्यादा रिजर्वेशन किसी हालत में होनी नहीं चाहिए। मैं बाकी सब चीजें तो भूल जाता हूँ, उसके बाद में। लेकिन सरकार ने 60% रिजर्वेशन कर दी, ठीक है जी, इकोनॉमिक कमजोरी की बुनियाद पर। अब गरीबों को देखने में सुनने में कितनी अच्छी लगती है बात, ठीक है कि जो लोग गरीब हैं, अब आप कौन मना करेगा इस बात को कि गरीबों को मिलनी चाहिए। लेकिन एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हुई कि सोशली और इकोनॉमिकली जो लोग बैकवर्ड होंगे, मतलब जन्म से जिनको डिप्राइव करके इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो एक जगह पैदा हुए, एक परिवार में पैदा हुए, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन थी, बाकी लोगों के लिए रिजर्वेशन नहीं थी। आज कोई गरीब है तो कल वो अमीर बन सकता है, लेकिन जन्म अपना कोई चेंज नहीं कर सकता। इस बुनियाद पे रिजर्वेशन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उसकी मिसाल सबसे बड़ी डॉक्टर साहब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद थे। वो उस जमाने के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान, जिना से भी ज्यादा, उस वक्त के सबसे बड़े वकील माने जाते थे ना जिना, उनसे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा समझदार और बड़े वकील, ज्यादा समझदार लोग थे, ज्यादा इज्जतदार थे। फिर भी उनको हर जगह बेइज्जती करने की कोशिश की जाती थी, नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी। तो ये बाबा साहब तो इस बात की सबसे बड़ी खुद मिसाल थे कि जो जिन्ना से भी ज्यादा अकलमंद आदमी थे। उस टाइम के जिन्ना को देखिए, सबसे ज्यादा फीस लेते थे जिन्ना साहब, बड़े वकील थे लेकिन वही थे जमीर फरोश, और इंटेलेक्चुअली बहुत ही बड़ा करप्ट आदमी थे जिन्ना साहब, और बहुत ही जरा बेशर्म आदमी थे। लेकिन वकील तो अच्छे थे, लेकिन बाबा साहब उनसे ज्यादा समझदार थे, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया प्राइम मिनिस्टर। ये है सच्चाई जो जन्म से आती है। इसीलिए सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो जन्म से हैं उनके लिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट रखा गया, ठीक है। अब इसको इन्होंने इकोनॉमिकली बैकवर्ड कर दिया संविधान के खिलाफ जाके। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कब से केस लड़ा हुआ है, सरकार ने तो जो किया मनुवादी सरकार ने वो अलग बात, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे नहीं किया। कितने साल गुजर गए, कितने ज्यादा लोग, मतलब करोड़ों लोगों ने इसका फायदा उठा लिया है, वो सब इलीगल है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये भी होल्ड करती है कि वो गलत था रिजर्वेशन, तो ये लोग तो सब पदों पे बैठ गए ना, तो इतनी बड़ी हकमारी कर ली। 9 बेंच जो इंदिरा साहनी की जजमेंट है उसकी धज्जियां उड़ा दी। क्यों? क्योंकि ये फायदा, और क्यों उड़ाए कि इसमें कोई एससी और एसटी का व्यक्ति अप्लाई भी नहीं कर सकता। यानी कि अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति कोई गरीब होगा तो वो गरीब नहीं है। बेईमानी की इंतहा देखी आपने, वो अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे बड़ी बेईमान मानसिकता कोई हो सकती है, मनुवादी मानसिकता। और उसके बाद ये बोलते हैं कि हम लोग बड़े ईमानदार हैं, हम लोग बहुत कैरेक्टर वाले हैं, और हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोगों को उनकी सीटें, उनका हक मारने के लिए हर जगह एनएफएस का इस्तेमाल होता है, नॉट फाउंड सूटेबल। तो नॉट फाउंड सूटेबल या नॉट बॉर्न सूटेबल तो ये अनरिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं। लेकिन क्योंकि सत्ता पे झूठा कब्जा कर रखा है, झूठ की बुनियाद पे ये जो नेवर फाउंड सूटेबल होते हैं लोग, वो लोग जो सूटेबल लोग हैं उनको रोक के रखते हैं, कभी एक बहाने से कभी दूसरे बहाने से हकमारी करते हैं और मजबूर करते हैं उन्हें आत्महत्या तक। ये है सच्चाई। तो अब आप सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद लगाएंगे, ये तो मैं आप सब लोगों पे छोड़ता हूँ। लेकिन न्याय तभी होगा कि अगर उन सभी लोगों की नौकरियां जाएं और उन रिजर्वेशन जो है 100% सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब 50% की जो सीलिंग थी जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी वो खुद सरकार ने तोड़ दी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे नहीं किया, तो अब 100% रिजर्वेशन का
ऐलान अगर सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में करती है तो वह न्याय होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी अगर सुप्रीम कोर्ट ऐलान करती है तो वह न्याय होगा। बेशक जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनकी जो 12-13% सीटें बनती हैं वो उनको मिलेंगी, उससे ज्यादा एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये बहरहाल एक ऐसे ऐसे मोड़ पर मुल्क को लाया गया है कि हक छीनने की बात बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, आपका ये कहना है। अच्छा, आखिर में मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, 5 साल के लिए पाबंदी लगी है, उस पर एक मुख्तसर सा मैं 2-3-4 मिनट के अंदर आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं हो सकती। आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, ये पूरी तरीके से पीएफआई पे मैं खुद सपोर्ट करता बैन करना, लेकिन आर्टिकल 14 जो है सब कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बराबरी को भारत के संविधान की, भारत के निज़ाम की और भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी रूह आत्मा बताता है कि सबको बराबर की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। आरएसएस और उसके कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं खुले आम, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब लोग खुले आम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, भारत का संविधान खत्म करके करते हैं, मना भी नहीं करते। खुले आम हथियार बांटते हैं, खुले आम सुरेश चौहान के और दूसरे लोग, सैकड़ों लोग, पढ़े लिखे लोग हाथ उठाकर शपथ लेते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, यानी कि भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति की बेसिस पे संविधान बना के हम इसके लिए, इस ध्येय के लिए, इस हिंदू राष्ट्र के लिए हम मरेंगे और मारेंगे। ये सिर्फ शपथ ही नहीं लेते। साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर, जो कि बीजेपी ने एमपी बनाई टिकट देके, वो इस तरह के केसेस में मुलव्विस रही हैं और उनके ऊपर अभी भी केस चल रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करने के। अभिनव भारत नामक संस्था और जो आर्यव्रत नामक देश बनाने के लिए भारत को खत्म करके, ये सब सच्चाई है। अभी एक शिंदे साहब हैं जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पूना की एक ट्रायल में जो बॉम्ब ब्लास्ट के केसेस चल रहे हैं उसमें ये एफिडेविट दाखिल किया है कि आरएसएस के लोग बड़ी साजिश कर रहे थे, बॉम्ब ब्लास्ट पूरे मुल्क में कर भी रहे थे और करवा भी रहे थे, बॉम्ब ब्लास्ट पूरे मुल्क में, ट्रेनिंग कैंप्स और ब्लास्ट कराने की ट्रेनिंग्स दे रहे। तो ये सब गतिविधियां जो हैं वो हमारे यशस्वी होम मिनिस्टर साहब और उनकी होम मिनिस्ट्री को ऐसी नहीं लगती कि इन संस्थाओं पे बैन लगाया जाना चाहिए। तो और पीएफआई का डिक्लेयर्ड पॉलिसी क्या है कि हम संविधान के अंडर रह के काम करेंगे, अगर वो छुपे रूप से, मैं बिल्कुल साफ गोई से बात कर रहा हूँ, छुपे रूप से अगर कोई गतिविधियां उनकी आरएसएस और उनकी जो जितनी ये संस्थाएं हैं उनसे ज्यादा है, तब उनके ऊपर बैन बनता है। अगर कम है या उसके बराबर है तो आर्टिकल 14 की बुनियाद पर बैन नहीं बनता। ये सीधी सीधी बात है। अब जो हमें खतरा है इस बात का कि पीएफआई को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, जितनी बड़ी संस्था है वो है भी नहीं। इसका है जो वजह नजर आती है कि ये क्यों पीएफआई पे बैन लगाया जाए, इसलिए नहीं कि पीएफआई संस्था को कुछ नुकसान पहुंचाना, क्योंकि सीए एनआरसी का भी क्रेडिट पीएफआई को देने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि जो सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट थे वो स्पॉन्टेनियस थे, मुस्लिम महिलाओं ने लीड किया और पूरे देश ने उसमें शामिल हुए, SC ST OBC तो खास तौर पे शामिल हुए। तो लेकिन उसका क्रेडिट दे रहे हैं पीएफआई को ताकि उसका जो जेन्युइन बात है उसको दबा के एक डिसक्रेडिट किया जाए, और पीएफआई की बदनामी इसलिए वो बहुत दिनों से करते जा रहे हैं। तो पीएफआई की औकात और हैसियत नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की औकात और हैसियत नहीं है कि वो सीए एनआरसी जैसे बड़े प्रोटेस्ट करा सके। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे बड़ी संस्थान है उनकी भी औकात नहीं, लेकिन पीएफआई को क्रेडिट दे रहे हैं। क्यों? ताकि ये ना हो कि ये पब्लिक, पूरे देश की जनता, SC ST OBC और माइनॉरिटीज उठ खड़ी हुई है सरकार के खिलाफ। इस काम के लिए पीएफआई को एक बड़ा बुरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, दिखाया जाता है और उस पर अब बैन भी लगाया जाता है। जिनकी उतनी विचारों की कैपेसिटी नहीं है वो उनको क्रेडिट दिए जाते हैं उस बात के। और इसी चक्कर में कल को कोई भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति या ओबीसी का व्यक्ति या माइनॉरिटी का व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसके ऊपर पीएफआई का झूठा इल्जाम लगा के, जैसे अर्बन नक्सल का एक कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया। कौन है अर्बन नक्सल? कोई नहीं है। तो ये जिसको कॉन्सेप्ट बनाते हैं
जो ईमानदारी के साथ देश का संविधान मजबूत करने के लिए, देश मजबूत करने के लिए, देश के लिए कुर्बानियां देने के लिए जो लोग आगे बढ़ते हैं, उनको अब कहेंगे पीएफआई। पीएफआई के मेंबर हो या ना हो, कभी पीएफआई से ताल्लुक हो ना हो, तो पीएफआई के जितने संगठन के लोग थे वो तो सब अरेस्ट हो चुके हैं अब। और उन्होंने खुद अपनी जो संस्था है उसे वो भी डिसबैंड भी कर दिया, एक जो जनरल सेक्रेटरी साहब है केरल के। इससे ज्यादा उनके पास लोग भी नहीं होंगे, इतनी बड़ी संस्था थोड़ी है जितने अरेस्ट कर लिए गए। ठीक है, लेकिन अब ये भी पीएफआई, वो भी पीएफआई, वो भी पीएफआई, ये झूठा नाटक शुरू करने की हमें शक पैदा होता है कि ये इसलिए ऐसा किया जा रहा है और इसीलिए पीएफआई को इतना बड़ा एक खतरनाक सा ऑर्गेनाइजेशन बना के पेश किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपने खास तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह के साथ क्या कुछ हो रहा है वो आपने बताया। उसके अलावा यूपी रायपुर शाहबाद में सरकारी स्कूल में बच्चों ने दलित के हाथ का बना हुआ खाना लेने से इनकार कर दिया, वो क्या कुछ है। पीएफआई के बहाने किस तरह से टारगेट किया जा रहा है और खास तौर पे जो लोग आरएसएस प्रमुख से मिले हैं मुसलमान, उनकी हकीकत भी आपने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।